नमस्कार, मैं चंदन कुमार। बात आपकी में आज बात उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के परिणाम की करेंगे। वैसे तो आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आए, लेकिन इन सब में जो खास है वो है उत्तर प्रदेश का घोसी विधानसभा क्षेत्र। सबकी नजरें टिकी भी हुई थी उत्तर प्रदेश के इसी घोसी सीट पर, क्योंकि 2024 में होने वाले आम चुनाव और अब से कुछ ही महीने बाद जो कुछ राज्यों में 4 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए देश की लोकसभा में अकेले 80 सांसद भेजने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वोटर्स का क्या मिजाज है, उनका उसका अंदाजा जो है घोसी का चुनाव परिणाम देता है। इस लिहाज से सबकी नजरें घोसी के चुनाव परिणाम पर टिकी हुई थी और इसलिए इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए यह चुनाव भी महत्वपूर्ण था, घोसी का उपचुनाव। तो इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव एक टेस्ट था, चेक करने के लिहाज से कि वोटों के बिखराव को कितना रोक पाता है विपक्षी गठबंधन। वहीं केंद्र और राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के पक्ष में या यूं कहें कि हिंदुत्व कार्ड कितना चलेगा, इसका टेस्ट था घोसी का उपचुनाव बीजेपी के लिए। तो कुल मिलाकर घोसी का चुनाव जितना विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी था। अब यहां भी एक बात ध्यान देने वाली है कि वैसे तो घोसी हो या यूपी का कोई और भी क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश में कोई भी क्षेत्र हो चुनाव जहां, तो वो दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन टीवी वाले मीडिया में आपको यही बताया गया कि घोसी का जो चुनाव है, घोसी का जो उपचुनाव है, वो विपक्षी गठबंधन के लिए एक टेस्ट है। अरे भाई, अगर ये टेस्ट विपक्षी गठबंधन के लिए तो केंद्र और राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के लिए क्यों नहीं होगा टेस्ट? तो टेस्ट तो दोनों के लिए होगा ना। खैर, इन सब पर ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि देश के आम जनमानस जो है ना, अब बढ़िया से जानता है कि अब मीडिया क्या दिखाता है और क्या पढ़ाता है। तो इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। चलिए, हम आपको दोनों पक्षों के साइड से समझाते हैं कि देश के 6 राज्यों की जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसके आज परिणाम है, उसमें से उत्तर प्रदेश की घोसी सीट का परिणाम क्यों महत्वपूर्ण है। हालांकि अब यहाँ सोशल मीडिया पर भी आपको दोनों खेमे के पत्रकार आएंगे और अपने अपने पार्टी की तरफ से विश्लेषण करके बताएंगे कि इस चुनाव में कैसे उनके पार्टी के फेवर में जो है परिणाम आया है ना। तो जिससे आप और कंफ्यूज हो जाइएगा कि आखिर इस परिणाम के जरिए संदेश क्या दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो कि हम समझना चाहते हैं। इसलिए नेताओं और पार्टियों के दावों के उलट असल में ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वहां पे है ना, क्या चल रहा है आम जनता के दिमाग में, ये हम आपको बताएंगे शॉर्ट एंड क्रिस्प में, बिना किसी पार्टी और नेता की बात किए। निष्कर्ष आप खुद निकालिए। पत्रकारिता का मूल सिद्धांत भी यही है कि पत्रकार निष्कर्ष नहीं निकालता है, बल्कि वो चीजों को आपके सामने जैसी है वैसी की स्थिति में रख देता है। इसलिए मैं सिर्फ उन चीजों का विश्लेषण कर दे रहा हूं, बाकी निष्कर्ष आप निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। दरअसल घोसी बीजेपी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी थी। बीजेपी को राज्य में अपनी बादशाहत बरकरार रखनी थी, तो सपा को इंडिया अलायंस गठबंधन में अपनी बादशाहत बरकरार रखनी थी, या यूं कहें कि अपना पलड़ा भारी रखना था। इसी का नतीजा था कि दोनों तरफ से पुरजोर कोशिश की गई थी कि चुनाव के परिणाम को अपने पक्ष में कैसे लिया जाए, कैसे जीत हासिल की जाए। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 2 उपचुनाव में जहां सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार करने तक नहीं गए थे, इस बार घोसी में वो खुद मैदान में उतरे थे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी से लेकर ओम प्रकाश राजभर, जो कि अभी अभी पाला बदल के समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए में है, राजभर सहित केंद्र और राज्य के तमाम मंत्री कैंपेन में लगे हुए थे। सपा की तरफ से भी यादव परिवार के सारे सदस्य आपसी मतभेद सब कुछ भुलाकर जो है, शिवपाल यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक सब घोसी में डटे हुए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी जोर आजमाइश थी दोनों तरफ से सीट के लिए। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण था, ये दोनों तरफ के लिए था। तो घोसी का परिणाम इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ इशारा कर रहा है इस ओर भी कि क्या रुख रहेगा जनता का आने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों पक्षों के लिए खास संदेश दे रहा है ये घोसी का चुनाव परिणाम।
और जो पक्ष इस संदेश को समझकर आगे बढ़ेगा वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विजय पताका लहरा देगा। घोसी से समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी की जीत अब हो ही चुकी है। तो इस परिणाम ने दोनों पक्षों को संकेत साफ साफ दे दिया है। इंडिया के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये इस तरह वोटों का बिखराव रोककर एक होकर 7 चुनाव लड़े तो आने वाले चुनाव में परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। साथ ही इस परिणाम ने यह भी साफ किया, जो शायद एनडीए अलायंस के लिए, कि वोटर्स का मूड अब शायद हिंदू मुसलमान से उबने लगा है। कर्नाटक के बाद लगातार दूसरा सेटबैक है घोसी का परिणाम बीजेपी के लिए। हालांकि घोसी के परिणाम से बीजेपी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि राज्य में बीजेपी विधानसभा में खुद के दम पे मजबूत स्थिति में है। तो इसलिए बीजेपी को घोसी के परिणाम से कुछ असर नहीं होने वाला है। लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनजर घोसी का परिणाम चिंता का विषय जरूर है बीजेपी के लिए। कर्नाटक में भी बीजेपी ने बजरंगबली से लेकर हिंदू मुसलमान का हर संभव हर ब्रह्मास्त्र अपनाया था, और देश की वर्तमान राजनीतिक हालत जो उसको देखते हुए एक समय तो लगने भी लगा था कि बीजेपी शायद कर्नाटक जीत जाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। वोटर्स ने बदलाव का मन बना लिया था और कर्नाटक बीजेपी हार गई थी। विपक्षी चुटकी भी नहीं लगे थे कि बजरंगबली ने भी अब बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इसलिए 2024 में भी जो है केंद्र से मोदी जी का जाना तय है। तो विपक्ष ये चुटकी लेने लगा था। तो अभी घोसी में भी बीजेपी ने फिर से वही फार्मूला अपनाया। अब जिस हिंदू मुसलमान के फार्मूले से कर्नाटक में हार मिली, तो घोसी में जीत कैसे मिल सकती थी। शायद बीजेपी को जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से कुछ उम्मीद हो, उससे फायदा मिलने को उम्मीद हो सकता है उसने ये आजमाना चाहा कि क्या ये हिंदुत्व का फॉर्मूला जो है, हिंदुत्व कार्ड जो है, हमें फायदा देगा, तो शायद वो उसको टेस्ट कर रहे हो। घोसी में वोटर्स के धार्मिक और जातिगत समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ मुस्लिम सबसे ज्यादा संख्या में, मुस्लिम वोटर्स, और इनके पास ही वोट प्रभावित करने की क्षमता भी है यहाँ। इसलिए यहाँ चुनाव प्रचार में इस बात का खास ध्यान रखा बीजेपी ने। एग्रेसिव हिंदुत्व के लिए जाने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी की तरफ, मतलब उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो दंगा कराते थे वो व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते फिरते हैं। तो उसकी तरफ, मुख्तार अंसारी की तरफ इशारा करना मतलब कि मकसद साफ था, वोटों का ध्रुवीकरण कराना। तो मुस्लिम वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका में है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीती। घोसी सीट 2017 के चुनाव में भाजपा के पास ही थी। 2017 के चुनाव में फागू चौहान भाजपा के टिकट से जीतने में सफल हो गए थे घोसी से। बाद में फागू चौहान जी को बिहार का राज्यपाल बना दिया, जिसके कारण सीट खाली हुई। फिर 2019 में उपचुनाव कराया गया, जिसमें बीजेपी के विजय राजभर विधायक चुने गए। अब 2022 में भाजपा छोड़कर सपा में आए थे दारा सिंह चौहान, जो अभी बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। अब उन्होंने जो है यहाँ से फिर सपा छोड़ दी, फिर वो बीजेपी में चले गए। तो उनको उम्मीद था कि हम जीत जाएंगे, तो उन्होंने जो यहाँ से विधायकी से छोड़ के फिर भाजपा के दाम। अब इस वजह से घोसी सीट पर जो है 6.5 साल के भीतर चौथी बार चुनाव हो रहा है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर ये चुनाव हो रहे हैं। उनको शायद उम्मीद था कि चूंकि पिछड़ों में माना जाता है उनका प्रभाव, तो उनको लगा कि मैं अकेले दम पे मैं कर सकता हूं। तो इसमें जो है जातिगत समीकरण देखें तो इससे हमें पता चलेगा कि किस ओर गया और आगे के लिए ये परिणाम क्या इशारा कर रहा है, सब साफ साफ समझ में आपको आ जाएगा अगर जातिगत समीकरण पर ध्यान दे तो। मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है ही, लेकिन घोसी विधानसभा क्षेत्र में अन्य वोटर भी कम नहीं है। 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोट करीब 85,000 है। तो दलित 70,000, यादव 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 है। तो अगर हम इन वोटों पे जो हम मतलब सरसरी तौर पे, सतही तौर पे, चूंकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल आया नहीं कि कहाँ किधर किसके पक्ष में कैसे वोट हुआ, हम सिर्फ जो परंपरागत वोटर हैं, जैसे दोनों गठबंधन के अपने अपने परंपरागत वोटर हैं, अगर हम उस पर थोड़ा सा विश्लेषण करें तो उससे हमें पता चलेगा कि जो है कि कैसे, मतलब क्या परिणाम, क्यों ऐसा आया है।
इस बीच इसमें जो गौर करने वाली एक बात ये भी कि इस बार बीएसपी ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था घोसी उपचुनाव में, जिसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलते दिख रहा है यहाँ पे। यानी अखिलेश यादव का जो पीडीएफ फॉर्मूला था वो यहाँ पे चल गया। अब अगर जो मैं बात कर रहा था कि जो परंपरागत वोटर्स है, अब जैसे मान लीजिए पीडीए जो यहाँ सपा लड़ रही है तो उसके 85,000 मुस्लिम वोटर्स, 56,000 यादव जोड़ने पर ये जो 41 हो जाते हैं, 1,41,000। वहीं बीजेपी के लिए जो अपर कास्ट है भूमियार 45,000, राजपूत 16,000, ब्राह्मण 6,000, सब मिला के 77,000 वोट होता है। अब इस 77,000 में ओम प्रकाश राजभर के 52,000 और दारा सिंह चौहान की बिरादरी के 46,000 वोटों को जोड़ लें तो कुल मिला के 1,75,000 वोट होते हैं। तो यानी कि हम दोनों गठबंधनों के पारंपरिक वोटर्स को देखें तो बीजेपी गठबंधन का 1,75,000 वोट जो है वो इंडिया गठबंधन के 1,41,000 पर भारी पड़ रहा है। अब यहां चूंकि बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो 70,000 जो ये दलित वोट बैंक है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से दलित वोट किस तरफ जाएगा ये जीत तय करेगा इंडिया या एनडीए का। 70,000 का दलित वोट है, यहाँ पे 70,000 वोट हैं दलित के, और ये वोट अब स्थिति में किंग मेकर की जो भूमिका इस दलित वोट्स पे आ जाती है कि ये किधर रहेंगी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एक अंदाजा लगाने के लिए, हालांकि अभी तो बाद में एनालिसिस आएंगे, बहुत सारा पता चलेगा कि किधर किस किस रुझान पे वोट हुआ तो उससे और हमें स्थिति क्लियर होगी। हम सिर्फ अभी आंकड़ों पे और जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, जिस लाइन पे पार्टियों को लोग वोट करते आए हैं, उसके आधार पर हमने ये विश्लेषण करने की कोशिश की है। तो अगर हम दलित वोट जो कि 70,000 है, अब देखिए ये कहाँ जाता है, ये जिधर जाएगा जीत उसी की होगी। अब अगर हम इसमें जो इंडिया अलायंस है, यानी कि यहाँ पे जो इंडिया अलायंस की तरफ जो समाजवादी पार्टी लड़ रही, उसके 1,41,000 में हम 70 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2,21, 2,10, 2,11। ठीक है, अगर हम इधर जोड़ देते हैं बीजेपी वाले में तो 1,75 जो है तो ये आपका हो जाएगा 2,40 के आसपास हो जाएगा, 2,45। तो यानी कि दलित वोट जो है इधर नहीं गया है, क्योंकि अभी हमारे पास आंकड़े अभी आए नहीं, रुझान अभी उसका विश्लेषण क्षेत्र की तरफ से भी आया नहीं है, जब आएगा तो उसको भी देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि यानी कि दलित वोट जो है सपा में चला गया, और चूंकि इस बार बीएसपी का कैंडिडेट नहीं खड़ा था, और अगर हम पिछले चुनावों का ध्यान करें आजमगढ़ का, तो वहां धर्मेंद्र यादव इसलिए हारे थे क्योंकि बीएसपी का कैंडिडेट था और उसने वोट काट लिए थे। तो यानी कि दलित वोट जो है सपा कैंडिडेट को मिला, और अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला था वो पीडीए वो यहाँ पे निकलता हुआ मतलब चल गया, लगता है ऐसा देखने को मिल रहा है। तो गौरतलब है कि जैसे बसपा तो यहाँ गौरतलब पिछला जो बस हार जो है बसपा के कैंडिडेट के कारण ही हुई थी, तो इसलिए इशारा साफ है कि अगर इंडिया गठबंधन वोटों के बिखराव को रोक ले और अखिलेश यादव की पीडीए जो फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, अगर वो पीडीए चल पड़े तो इंडिया अलायंस चौंकाने वाले परिणाम बिल्कुल दे सकता है अगले आने वाले चुनावों में। तो ये संदेश दोनों के लिए है, इंडिया के लिए भी है और एनडीए के लिए भी है। दोनों मुझे लग रहा है कि अब दोनों इसको विश्लेषण करेंगे और इस तरह से वो काम करेंगे।